दोस्तों, मैं सोनी पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तथा भारत के अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और भारत में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा में जितने भी अनेक अनेक राज्यों में अन्य राज्यों में सीटें हैं, सबकी मैं एक ही वीडियो में लिस्ट लेकर आया हूँ, वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग चलेंगे सबसे पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख या मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 ये बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के थ्रू हुआ था। अब आते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में दोस्तों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं। अब आते हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिस्ट पर। तो पहले नंबर पे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है 16 वर्ष 9 माह 12 दिन। इनके कार्यकाल में पंचशील समझौता भी हुआ है 1954 में। और ये जो पंचशील समझौता हुआ है दोस्तों 29 अप्रैल को दोस्तों ये हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। ये जो समझौता हुआ था व्यापार के लिए हुआ था और भारत व चीन के तिब्बत के मध्य हुआ था। जो पंचशील शब्द है ये बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 1964 से 1968 तक था। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था अक्टूबर 1965 में। इनके शासनकाल में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में यह समझौता हुआ था, शांति समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था और 11 जनवरी 1966 को ही ताशकंद के एक होटल में इनको मृत पाया गया। मतलब इनका संदेहात्मक मृत्यु हुआ था। दोस्तों, आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी पे। तो इनका कार्यकाल 1966 से 77 और 1980 से 1984 के तक था। इनके शासनकाल में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में हुआ था और 42वें संविधान संशोधन 1976 भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जो आपातकाल के दौरान हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी दोस्तों कहा गया था। इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य भी इसमें तय किए गए थे। जो मौलिक कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51 एक जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया गया था 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, जिसे 44वें संविधान संशोधन में वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, सिक्किम 22वां राज्य बना था 1975 में। ये सिक्किम जो 22वां राज्य बना था 16 मई को बना था और 36वें संविधान संशोधन के थ्रू बना था। भारत में मिलने से पहले सिक्किम पर चोग्याल नामग्याल वंश का शासन चलता था। अब आते हैं मोरारजी देसाई पर, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था। ये इससे पहले उप प्रधानमंत्री थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 300A संपत्ति के अधिकार के लिए हुआ था। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को हटाकर 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी ये थे, राजीव गांधी। 74वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था, जिसमें शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता भाग 2A में आर्टिकल 243P से 243G तक दिया गया था। जो ये 74वां संविधान संशोधन दोस्तों था। 74वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था
1 जून 1993 को लागू हुआ था, जिसमें स्थानीय शासन प्रणाली को मतलब नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, जो भाग 2 में 2 ए में अनुच्छेद 243 ई से अनुच्छेद 243 जी तक था। 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 को। अब आते हैं राजीव गांधी। इनका जो कार्यकाल था 1984 से लेकर 1989 तक था। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनके शासनकाल में 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो दल बदल विरोधी कानून का के लिए हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसमें 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था और 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था और मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अब आते हैं अगले प्रधानमंत्री के ऊपर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जो कार्यकाल था 1989 से लेकर 1990 तक था। मंडल आयोग की सिफारिश इन्होंने की थी, लागू की थी। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसमें संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 243 से 243 क्यू तक लागू किया था। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के थ्रू। जो 74वां संविधान संशोधन था, इसमें 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। इसमें शहरी स्थानीय शासन प्रणाली नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। एलपीजी उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण ये पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही हुआ था। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें से एक बार तो इनका सिर्फ 13 दिन का कार्यकाल था। 16 मई 1996 को ये प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 को इस्तीफा हो गया। इसके बाद दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने 19 मार्च 1998 को और 13 अक्टूबर 1999 तक रहे। थर्ड टाइम 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक ये दोस्तों रहे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की इन्होंने स्थापना किया। इनका प्रमुख रचना मेरी 51 कविताएं हैं। वर्ष 2005-15 में भारत रत्न इनको दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लाया गया था, जो 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था। जिसमें आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। अगले जो प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल थे। इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 1998 तक ये गुजरात सिद्धांत पे काम करते थे। इसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक। ये वित्त मंत्री बने 1991 से। इनकी जो प्रमुख फेमस बुक थी चेंजिंग इंडिया। इसके बाद है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 26 मई 2004 से वर्तमान तक मतलब प्रेजेंट टाइम तक ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। इनका जो प्रमुख बुक है एग्जाम वॉरियर्स व ज्योति पुंज। भारत के अब तक जितने भी उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं इनका लिस्ट है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मोरारजी देसाई। तीसरे नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौथे नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह जगजीवन राम। पांचवें नंबर आते हैं यशवंत राव। छठे नंबर पर आते हैं चौधरी देवीलाल और सातवें नंबर पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद उप प्रधानमंत्री के पद को हटा दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में किया गया है, बताया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने के कारण प्रथम विधिक अधिकारी कहलाता है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल 1 होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर 4 होते हैं। एमसी तलवार भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। आर वेंकटरमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सत्र में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता है। स्वतंत्रता के बाद निर्मित भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष एमसी तलवार थे। अब आते हैं दोस्तों संघीय विधायिका पे। तो संघीय विधायिका में भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद के 2 सदन, राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा जिसको निम्न सदन बोला जाता है, तथा
संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो राज्यसभा चलेंगे। अनुच्छेद 80, इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। इसे राज्यों की सभा, अस्थायी सभा, उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 है। 245 में 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं। वर्तमान में जो सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा का, वो उत्तर प्रदेश में है 31। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम बार गठन हुआ था। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी और 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा रखा गया था। इससे पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहा जाता था। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। अनुच्छेद 249 से लेकर अनुच्छेद 249 में क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय महत्व के विशेष पर कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा रखा जाता है। अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के पहले जो सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और जो राज्यसभा के पहले उपसभापति थे वो SV कृष्णमूर्ति राव थे। प्रेजेंट टाइम में जो राज्यसभा के वर्तमान जो सभापति हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, CP राधाकृष्णन हैं और जो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हैं वो हरवंश नारायण सिंह हैं। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा पर। तो लोकसभा में अनुच्छेद 81 है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। अनुच्छेद 81 लोकसभा से रिलेटेड है। इसमें लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। इसे लोगों की सभा, अस्थायी सभा, भावनाओं का सदन, निम्न सदन तथा राष्ट्र का दर्पण भी कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। 552 में 550 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व संघों के राज्य क्षेत्रों से होते हैं। वर्तमान में जो 543 सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 2020 द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया दोस्तों। मतलब लोकसभा में राष्ट्रपति अब मनोनीत नहीं कर सकेंगे। जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था ये 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है और चुनाव की जो पद्धति होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली होता है। लोकसभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे श्री M अनंत शयनम अयंगर थे और लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अब चलेंगे नए संसद भवन की तरफ। तो 28 मई 2003 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया और नए संसद भवन के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। नया संसद भवन, इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था जिसके एक तरफ एक नए संसद भवन की तस्वीर है। नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं विमल पटेल हैं। कौन है? विमल पटेल है दोस्तों। कौन है? विमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। नए संसद भवन की विशेषताएं क्या है? तो लोकसभा जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिजाइन पर बना है में 888 सीटों की विस्तारित क्षमता है। लोकसभा हाल में संयुक्त सत्रों के लिए 1227 सीटों को समायोजित करने में भी सक्षम है। राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा में 384 सीटें हैं। पुराने सदन भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं है। इसमें राजस्थान के सरमथुरा, धौलपुर से सैंडस्टोन, जयपुर से अशोक स्तंभ, अग्रतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी तथा उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर की कालीन का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है दोस्तों। बातें हैं राजदंड सेंगोल की तरफ। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा गया है। सेंगोल जो तमिल भाषा में तमिल शब्द में सेम्मय से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है इस अभ्यास को चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता था। सेंगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर वमिंडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था।
यह 5 फीट ऊंचा है। इसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। सेंट्रल विस्टा का इतिहास। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अभिलेख कार्यालय, जिसे बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित किया गया था, शामिल थे। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। दोस्तों, अब आते हैं 18वीं लोकसभा 2024 के। इसमें क्या क्या है? तो 18वीं लोकसभा 2024 भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में से 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। अकेले भाजपा ने 240 सीटें जीती हैं, तेलुगु देशम ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटें हासिल की हैं। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ब्लॉक ने 233 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें और डीएमके ने 22 सीटें जीतने में सफल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में कुछ जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है। तो 9 जून 2024 को वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। टीडीपी के 36 वर्षीय राममोहन नायडू मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत हासिल की। यह एक असाधारण घटना है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रत्येक पिछले कार्यकाल को पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। प्रमुख जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो संविधान में लोकसभा का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत, और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के तहत मिलता है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74(1) में किया जाता है। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। वर्तमान में कुल लोकसभा सदस्य 543 हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। चुनाव की जो तिथि थी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 थी। कौन सी? 18वीं लोकसभा की। कुल मतदान चरण 7 था। मतदान गणना 4 जून 2024 को हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को। कुल मतदाता थे 96.8 करोड़ 96 लाख 96 करोड़ 80 लाख। भागीदारी मतदाता जो थे इसमें 64.2 करोड़ 65.79%। इसमें से 31.2 करोड़ महिला थी। लोकसभा चुनाव 2024 की जो थीम लाइन थी, चुनाव का पर्व देश का गर्व। लोकसभा चुनाव 2024 के यूथ आइकन आयुष्मान खुराना थे और पीडब्ल्यूडी आइकन शीतल देवी थी। अधिकतम मतदान जो हुआ था लक्षद्वीप में 84% हुआ था, असम में 81.5% हुआ था, और न्यूनतम जो मतदान था बिहार में 56% था। नोटा के सर्वाधिक वोट 2.18 लाख वोट इंदौर लोकसभा क्षेत्र में नोटा के वोट पड़े थे, 2.18 लाख वोट। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम जो स्पीकर थे वो थे भर्तृहरि महताब। 8वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला बने हैं। इन्हें विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश को हराया था। 18वीं लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता या विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं। 8वीं लोकसभा में वर्तमान में महिला सदस्यों की संख्या 75 है। तासीगांग बर्फीले हिमालय में 15,256 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का गौरव प्राप्त है। कौन सा गांव? तासीगांग गांव, जो कहाँ पे बसा है? ये आपका हिमालय में 15,256 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इस गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का गौरव प्राप्त है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र दत्ताराम वायकर ने लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे कम अंतर 48 मत से जीतने वाले उम्मीदवार बने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों जो सबसे
युवा सांसद हैं वो हैं पुष्पेंद्र सरोज, समाजवादी पार्टी से कौशाम्बी लोकसभा सीट से हैं दोस्तों। दूसरी हैं प्रिया सरोज, जो हैं समाजवादी पार्टी से मछली शहर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश। तीसरे हैं सांबी चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी समस्तीपुर लोकसभा सीट बिहार से हैं। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों राज्यसभा लोकसभा विधानसभा सीटों का बंटवारा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 175। अरुणाचल प्रदेश 2 है लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। असम में लोकसभा सीट 14 है, विधानसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 है। बिहार में लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 243 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। गोवा में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40। गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। हरियाणा में लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 68 विधानसभा। झारखंड में 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा, 81 विधानसभा। कर्नाटक में 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा, 224 विधानसभा। केरल में 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा, 140 विधानसभा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 230 विधानसभा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा, 19 राज्यसभा, 288 विधानसभा। मणिपुर में 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा। मेघालय में 2, 1, 60 वही है। मिजोरम में 1, 1, 40। नागालैंड में 1, 1, 60। दोस्तों एनसीटी दिल्ली में 7, 3, 70। उड़ीसा में आपके 21, 10, 147। पुडुचेरी में 1, 1, 30। पंजाब में 13, 7, 117। राजस्थान में 25, 10, 200। सिक्किम में 1, 1, 32। तमिलनाडु में 39, 18, 234। तेलंगाना में 17, 7, 119। त्रिपुरा में 2, 1, 60। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, 403 विधानसभा। उत्तराखंड में 5, 3, 70। जम्मू कश्मीर में 5, 4, 90। पश्चिम बंगाल में 42, 16, 294। आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों हैं 1 लोकसभा, चंडीगढ़ में 1 लोकसभा, दमन दीव में 1 लोकसभा, लद्दाख में 1 लोकसभा, दादरा नगर हवेली में 1 लोकसभा, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा और मनोनीत सदस्य कितने हैं 12। टोटल लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 543 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 245, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य हैं और विधानसभा सीटों की संख्या है 4123। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।